ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए काफी लंबा समय बीत गया, लेकिन अब तक सरकार गठन की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। जबकि पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और अब 12 मई को असम में भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन तमिलनाडु की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार तमिलनाडु में अब की बार किसकी सरकार होगी। नतीजों के मुताबिक विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, हालांकि वो बहुमत के आंकड़े को अभी भी नहीं छू पाई। 118 का आंकड़ा है बहुमत के लिए, लेकिन विजय की पार्टी महज 116 पर अटकी है और इसमें सहयोगी दलों और कांग्रेस का भी साथ है, लेकिन 2 विधायकों की वजह से विजय का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस तरह से विजय की राह आसान होगी। ऐसे कौन से विकल्प है जिससे विजय सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि राज्यपाल ने विजय को शपथ दिलाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। राज्यपाल का साफ तौर पर कहना है कि सरकार बनाने का दावा तभी मंजूर होगा जब सभी 118 विधायकों के पत्र उन्हें मिलेंगे, लेकिन विजय के पास सिर्फ और सिर्फ 116 विधायकों के पत्र है, जबकि 2 विधायकों ने पेच फंसा रखा है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार विजय कैसे समर्थन जुटा पाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि किस राज्य में इसी तरह की नौबत आई थी और उस समय में कोर्ट का फैसला क्या हुआ था। चलिए इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालते हैं। चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या चुनाव के बाद बने गठबंधन को आमंत्रित करने के अलावा राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं होता और वो इस बात की जांच नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन ने बहुमत का समर्थन कैसे जुटाया है। ऐसे ही कुछ मामले पिछले कई सालों में कोर्ट में देखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों ने 1994 के ऐतिहासिक SR बोमई फैसले से लेकर 2006 के रामेश्वर प्रसाद फैसले तक लगातार यही व्यवस्था दी है। रामेश्वर प्रसाद फैसले में यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। यह आलोचना बिहार विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए की गई थी। ये फैसला तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह की उस रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें कहा गया था कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं था और उनका एक साथ आना विधायकों की खरीद फरोख्त यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग देता है। इसी के साथ ही बोमई फैसले का भी हवाला दिया गया था। साल 2006 के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे मनगढ़ंत अनुमानों के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा करने से रोकने वाले कदम को सही मान लिया जाए तो यह हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को ही खत्म कर देगा। कोर्ट ने कहा था कि अगर विधायकों के बहुमत का समर्थन रखने वाली पार्टी को सरकार बनाने का दावा करने से रोकने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के मनगढ़ंत दावों को आधार बनाया जाता है तो इसका मतलब चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन और नए गठबंधन को अनैतिक बताकर खारिज करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे देश और राज्य को एक और चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने कहा था कि अगर चुनाव के बाद 2 या उससे ज्यादा पार्टियां एक साथ आती है तो ऐसी गैरकानूनी बातों के आधार पर बहुमत के उनके दावे को नकारना मुश्किल हो सकता है। ये ऐसे पहलू हैं जिन्हें राजनीतिक पार्टियों पर छोड़ देना ही बेहतर है, जिन्हें बेशक अपने लिए अच्छे और नैतिक मानक तय करने चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में आखिरी फैसला मतदाताओं और विधायिका पर ही छोड़ना होगा, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी शामिल होते हैं। वहीं बोमई मामले में एक बेंच ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने या विधिवत चुनी हुई विधानसभा को भंग करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया था और कहा था कि शक्ति की विशालता ही उसके द्वारा विधिवत गठित सरकार को बर्खास्त करने और विधिवत चुनी हुई विधानसभा को भंग करके किसी राज्य की जनता की इच्छा को निरस्त कर दिया जाता है। इसके बार बार उपयोग या दुरुपयोग के खिलाफ एक चेतावनी का काम करना चाहिए। इस शक्ति के हर दुरुपयोग के अपने परिणाम होते हैं जो शायद तुरंत स्पष्ट न हो, लेकिन कुछ सालों बाद एक विकराल रूप में सामने आते हैं। यानी कि 2 बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी की थी और अब सबकी निगाहें तमिलनाडु पर टिकी है, क्योंकि विजय के सामने भी यही परिस्थिति है। राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रही है, जबकि विजय बहुमत के आंकड़े से महज 2 विधायक ही दूर है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार तमिलनाडु में किस तरह से बनती है विजय की सरकार।